बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल ये अंदाज़ अहले वफा की, रिटन बाय जिया कुरैशी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कैसे गुजरा रमज़ान मुबारक, कैसे गुजरा आप लोगों के रोज़े? आज कुछ लिसनर्स के मतलब इंडिया वगैरह में, कुछ ऐसी कंट्रीज़ में तो आज पहला रोज़ा था और हम लोग का तो कल था, आज हमारा दूसरा था। तो कैसे गुजरा रमज़ान आप लोगों का? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और मसरूफ़ियत भरा गुजर रहा है। कल मैं रोज़ा भी था और एलर्जी मुझे इतनी ज़्यादा हो गई, आइज़ में इन्फेक्शन हो गया और फिर उसके बाद छींके पे छींके। तो मेरी एलर्जी, मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वो एलर्जी मुझे ऐਵੇਂ ही हो जाती है, चलते फिरते हो जाती है। तो इस वजह से रात को फिर मुझे छींके इतनी ज़्यादा आती। पापा कहते हैं आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, चुप करके सो जाओ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सो गई थी मेडिसिन लेके ना, तो इसलिए नावल कल स्टार्ट नहीं कर सके, उसके लिए माजरत। आज हम इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट करते हैं, 2 दिन में मुक जाएगा, 2 या 3 दिन में, ठीक है। तो पढ़ते हैं ये अंदाज़ अहले वफा के, रिटन बाय जिया कुरैशी। ये जो नावल है रूड हीरो बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन है, फोर्स्ड मैरिज, लव आफ्टर मैरिज और ऑब्वियसली रोमांटिक है। तो इसको आज हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एपिसोड पढ़ते हैं ये अंदाज़ अहले वफा के, रिटन बाय जिया कुरैशी। लॉन को पानी देने के बाद वो चाय बनाने के लिए किचन में चली आई, मगर मामा को वहाँ मसरूफ़ देखकर चौंक गई। वो एक साथ कई चीज़ों से नबरत आसमां थी। चूल्हे पर कुछ पक रहा था, साथ ही स्लैब पर कीमे का बाउल और ट्रे रखी थी जिस पर कुछ शामी कबाब बने रखे थे। कोई गेस्ट आ रहा है आज? इसने चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए पूछा। ओवन में केक चेक करते हुए इन्होंने बड़े मसरूफ़ अंदाज में नकारा भरा। कौन? अर्शीन। इन्होंने इसकी कज़न का नाम लिया। अर्शी भाभी? वाकई हाज भाई भी साथ आने? इसने खुशी का इजहार करते हुए पूछा। नहीं, मगर अर्शी की सास और चची सास आ रही हैं। वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हुई। सास और चची सास? वो क्यों? इसे छंबा हुआ। तुम्हारा प्रपोजल लेकर मुस्कुराई। मेरा प्रपोजल? मगर किसका? वहाज भाई के तो सारे भाई शादीशुदा हैं। इसने कुछ हैरत से ने देखा। बेवकूफ़ लड़की, वहाज के भाई का नहीं, कज़न का प्रपोजल आ रहा है। कौन से कज़न का? इससे घबराहट ने आ लिया, दिल ज़ोर ज़ोर से थक थक करने लगा। वहाज के चाचू हैदर बुखारी का बेटा ना, क्या नाम है इसका? वो अनजानवानी थी। हमीर बुखारी? वो तेरी से बोली। हाँ, हमीर बुखारी, वो ज़ोर देते हुए बोली। चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नाच रही थी। अपनी तेज़ी पर वो झेंप सी गई। चेहरा इनके शरारती अंदाज पर सुर्ख हो गया। इसने रुख मोड़ लिया। हमीर बुखारी? इसने आंखें बंद की। नैनों में इसकी शबी उतर आई। क्या हुआ? क्या हमीर बुखारी तसव्वुर में चहलकदमी करने आ गया? मामा की शरारत भरी आवाज़ कानों से टकराई तो उसने झट आंखें खोल दी। आप भी ना बस। वो घबराकर कैबिनेट में से कप निकालने लगी। इसके घबराने पर इन्होंने कहका लगाया। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, हाय हाय। यार मैं गाने नहीं गाती रमज़ान में, अच्छा तो इसको लहक लहक के नहीं हमने करना। अच्छा, कपड़े प्रेस करते हुए गुनगुना रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि हमीर बुखारी जिसे देख कर लड़कियों के दिल धड़कना भूल जाते हैं, इसका प्रपोजल इसके लिए आ रहा है। अर्शी अपनी पप्पो साथ की शादी में इसने इसे पहली बार देखा था। वो दराज कद, मजबूत कसरती जिस्म, स्याह बाल, गंदमी रंगत, अपने सबस गहरे पानियों जैसी आंखें गाड़ कर वो मुकाबिल को वैसे चित कर देता था। इस पर बला का हाजिर जवाब। कई लड़कियों की तरह वफ़ा का दिल भी इसे देखकर धड़का था और लम्हा भर इसके साथ की दुआ की थी। अर्शीन के घर में कई बार इससे सामना हुआ, मगर बात सलाम दुआ तक ही रही। अर्शीन की शादी को 3 साल बाद हमारे बुखारी का रिश्ता इसके लिए आ रहा था। किसी पल मांगी गई दुआ यूं भी कबूल होती है, वो हैरान थी। मेहमानों के पास कुछ देर बैठकर वो अपने कमरे में चली आई और अब बैठ ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। किसके ख्यालों में खोई हुई है मैडम? अर्शीन की आवाज़ आई। इसने छट आंखें खोलकर इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। हमसे पर्दादारी जनाब। सोच लो भाई, सोच लो। आधे शहर की लड़कियों के ख्यालों का मरकज़ है वो। तुम तो फिर उसकी होने वाली वो हो। इसने शरारत से आंखें घुमाई। ऐसे कैसे? अभी तो आप सिर्फ प्रपोजल लाई है, मामा अपने हाँ तो नहीं कर दी? और ऐसा भी कुछ शहजादा गुलफाम नहीं आपका देवर? इसने मुंह बनाया। अरे वाह, हमारे लड़के में कोई कमी है जो मामू मनी इनकार करेंगे? और शहजादा गुलफाम तो है ही, जभी तो यूँ अकेले बैठ बैठ कर सोचा जा रहा है। हाँ तो हो लेने दे, वो तो होगी इंशाल्लाह, आमीन। इसकी ज़ुबान फिसली और अर्शीन ने इसकी ज़ुबान पकड़ ली थी। रहमान साहब और सायरा बेगम की एक ही औलाद थी, वफ़ा, जिसे सायरा बेगम और रहमान साहब ने बड़े नाज़ो नम से पाला था। रहमान साहब की आंखों की ठंडक थी वो, तो सायरा बेगम की जान बसती थी इसमें। इसकी तालीम पूरी हो चुकी थी, अब बस रहमान साहब को तलाश थी एक बेहतरीन रिश्ते की, हर लिहाज से मुकम्मल शख्स की, जो इनकी बेटी को हर खुशी दे सके, जैसे कि वो आज तक देते आए थे और आज तो लगता था कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है।
حمیر بخاری ہر لحاظ سے مکمل تھا، حسب نسب دولت عزت فرض سب کچھ تو تھا اس رشتے میں، اور پھر اس گھر کی ایک بیٹی بخاری ہاؤس کی بہو تھی جو ہر لحاظ سے آسودہ اور خوش تھی۔ ایک ہفتہ سوچ بچار کے بعد ہی بخاری ہاؤس والوں کو ہاں کا عندیہ دے دیا گیا۔ بخاری ہاؤس میں ہارون بخاری اور حیدر بخاری کی فیملیز آباد تھی۔ ہارون بخاری اور آمنہ بخاری کے 3 بیٹے تھے، وجاہت، ولید اور بہاج۔ حیدر بخاری اور سفینہ بخاری کی 4 اولادیں تھیں، عمیر، لبنہ، حمیرہ اور ہبہ۔ امید وجاہت بخاری کی شادی آمنہ بخاری نے اپنی کزن کی بیٹی شہلہ سے کی تھی۔ حمیرہ نہیں ہے، شہلہ سے کی تھی۔ ولید کے لیے وہ لبنہ کو چاہتی تھی، مگر ولید نے اپنی کلاس فیلو ارم کا نام لیا تو وہ خاموش ہوگی۔ سفینہ کا خیال تھا وہ ولید کے لیے لبنہ کو مانگے گی، مگر وہ گھر میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی غیر خاندان سے بہو لے آئی، جس کی وجہ سے انہیں لبنہ کی شادی بھی خاندان سے باہر کرنی پڑی، اس لیے وہ آمنہ اور ہارون بخاری سے کھینچ سی گئی۔ اس بات سے وہ لاعلم تھی کہ ارم ولید کی پسند ہے۔ سب سے چھوٹے وحاج تھے جن کی شادی ارشین سے ہوئی تھی۔ حیدر بخاری کے بڑے بیٹے عمیر بھی شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ہمراہ اسلام آباد میں مقیم تھے۔ عمیر کے بعد سفینہ اپنی بھانجی کو بیاہ لائی تھی۔ سب سے چھوٹی ہبہ تھی جو انٹر کی طالبہ تھی۔ ایک ہی پلاٹ پر 2 کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، دونوں کوٹھیوں کو جو چیز جدا کرتی تھی وہ تھا درمیان میں وسیع و عریض لان۔ منگنی بخاری ہاؤس کے مکینوں کو راست نہ آئی، برسوں پہلے منگنی کا رواج ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ لے لی گئی۔ دونوں طرف تیاریاں جاری تھی کہ سائرہ کو سفینہ بخاری کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کا جوڑا اور زیورات وفا خود اپنی پسند سے لے لے، اس لیے وہ وفا کو اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ جب چاہیں وفا کو لے جا سکتی ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ سفینہ نے شام کو وفا کو پک کرنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ لبنہ اور سفینہ بخاری کے ساتھ زیور پسند کرتے وقت اس کی توجہ زیور پر کم اور اپنے اطراف پر زیادہ تھی۔ لہنگا پسند کرتے وقت بھی اس کا یہی حال تھا۔ بہرحال زیور پسند کر لینے کے بعد وہ شاپ سے نکل کر ریسٹورنٹ میں آ گئے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ سوچنے لگی، یو آر سو اسٹوپڈ وفا رحمان، تمہیں کیا لگا وہ کسی ناول کے ہیرو کی طرح تم سے ٹکرا جائے گا اور اپنی معمر بہن کو کھجل ہوتے ہوئے کہے گا کہ میں بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ اسی مال میں شاپنگ کرنے آیا تھا۔ آج وہ مائیوں بیٹھی تھی، گہرے سبز رنگ کے چوڑی دار پاجامے پر پیلی قمیض اور دوپٹہ تھا، ہری اور پیلی چوڑیاں کلائیوں میں بھری تھی اور گیندے کے پھولوں کا زیور پہنا تھا۔ رسم کے بعد اسے کمرے میں واپس چھوڑ گئے تھے اور وہ آئینے کے آگے بیٹھی تھی، اپنے پہلو میں اسے حمیر بخاری کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صرف 3 دن بعد میں وفا حمیر بخاری ہو جاؤں گی، وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوئی، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی، دل میں ارتعاش برپا ہوا۔ دراز کھینچ کر اس نے اپنی ڈائری نکالی اور صفحے پر جگہ جگہ نام لکھنے لگی۔ وفا حمیر۔ ان 2 ماہ میں اس نے اسے اتنا سوچا تھا کہ اب تو ہر جگہ وہی نظر آتا تھا۔ آتے جاتے اسے دیکھ کر کبھی رحمان صاحب آپ دیدہ ہو جاتے تو کبھی سائرہ بیگم اس سے اپنی آنکھیں چھپانے لگتی، وہ خود بھی روحانسی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو میں شادی نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی تو رحمان صاحب نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ ایسے نہیں کہتے میرے بچے، انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ برسوں جسے کلیجے سے لگا کر رکھا ہو، اس کی جدائی پر آنکھیں تو نم ہوں گی نا، تم خوش رہو گی تو ہم بھی یہاں خوش رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، بیٹیوں سے نہیں ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ماں باپ سب کچھ دے سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، مگر نہیں دے سکتے تو اپنا نصیب۔ ماں باپ کا بس چلے تو اپنے حصے کی خوشیاں بھی اپنے اولاد کو دے دیں۔ اب تو ہر سانس خدا سے ایک ہی دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ وہ بغور سن رہی تھی۔ وفا اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، حمید کو خوش رکھنا۔ شروع میں تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناگوار بھی لگیں، مگر مجھے امید ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سمجھداری سے کام لگی ہے نا، اس گھر میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا، میرا مان رکھو کہ نہ۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ سائرہ باپ بیٹی کی باتوں کو سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ ہاں پاپا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میرون اور پنک کلر کے لہنگے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، مگر دلہن بن کر جو روپ آیا تھا، وہ خود کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یہ میں ہوں؟ آپ کے ہسبینڈ تو ڈھیر ہو جائیں گے۔ بیوٹیشین نے سرگوشی کی، وہ مسکرا دی۔ بہت ساری رسموں کے بعد اسے حجلہ عروسی میں پہنچا دیا کہ گھونگھٹ اٹھائے وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ واؤ! اس نے دل ہی دل میں کمرے ڈیکوریٹ کرنے والے کے ذوق کو داد دی۔ وسیع و عریض کمرے کو 2 حصوں میں مشتمل کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف بیڈ روم سیٹ تھا، بیڈ اور سائڈ ڈراز اور سامنے صوفہ سیٹ اور گلاس ٹیبل رکھ کر سیٹنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ درمیان میں کرسٹل بیڈز کی لڑیاں لٹکا کر پارٹیشن کر دی گئی تھی، کرسٹل بیڈز کی۔ شکر ہے بیڈ کو روایتی طرز سے نہیں سجایا، ورنہ گھسنے میں پرابلم ہوتی، وہ خود سے بولی۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ کو اس نے بغور سنا اور نوب گھمانے پر گھونگھٹ گرا دیا۔ وہ تصور میں اسے اتنا سوچ چکی تھی، اتنی باتیں کر چکی تھی کہ اب اسے نہ تو اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا، نہ ہی وہ ٹینس تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا گیا، مگر قدم اس کی طرف بڑھنے کی بجائے ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئے۔ ہائے! اسے جھٹکا لگا۔ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے چینج کرنے چلے گئے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا بھی نہیں، ماما نے گردن اٹھانی نہیں دی۔
वो दिल में सोच कर है कि वो चेंज करके बाहर आ गया था, मगर वो फिर भी इसकी तरफ बढ़ने की बजाय टहल रहा था। वो घूंघट के नीचे से इसके कदम देखती रही। सुनो, जाकर चेंज कर लो, मेरे इंतज़ार में मत रहो कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। काफ़ी हद तक हमें लहजा था वो सुन सी हुई। काफ़ी देर बाद जब इसने वफा में हरकत होते नहीं देखी तो फिर बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पेट खाली करो, मुझे सोना है। इसने खुद ही अपना घूंघट उलट दिया और मन भर वजनी हुए कदम उठाते हुए इसके सामने जा खड़ी हुई। वजह बताना पसंद करेंगे? वो बहुत ज़बत से बोली। श्योर, वाई नॉट। मॉम डैड ने ज़बरदस्ती तुम्हें मुझ पर मुसल्लत कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, आग कर देंगे। मैं नीता से प्यार करता हूँ, अब से नहीं, गुज़िश्ता 5 बरसों से। इन्हें क्या लगा खूबसूरती का जादू चलेगा मुझ पर? फिदा हो जाऊंगा मैं तुम पर, माई फुट। मुस्तज़ाइया नज़र इस पर डालता हुआ मुड़ा। वफ़ा ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। तो मेरा क्या कसूर है? प्यार इससे करते तो शादी मुझसे क्यों की? इतना ही प्यार करते तो धमकियों से कैसे डर गए? ये आपका प्यार ही कमज़ोर था। शट अप, जस्ट शट अप। इसने धाड़ते हुए एक झटके से अपना बाजू छुड़वा बैठ के सिमट बढ़ गया। सोफे पर लेट जाना। इसने तकिया इसकी सिमत उछाला। इसने तो सिर्फ ऐसे नॉवेल्स में पढ़ा था और सोचती थी ये राइटर्स भी ना कुछ भी लिख देती हैं कि अब बताओ कोई प्यार किसी से करे तो शादी किसी और से क्यों करेगा? मगर नॉवेल्स भी तो हकीकी ज़िंदगी पर ही मबनी होते हैं। कभी ऐसा कुछ इसके साथ भी होगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। टूटे अरमानों की किरची आंखों में चुप रही थी। रोते रोते जाने कब इसकी आंख लग गई। दरवाजे पर दस्तक से वो जागी। इसने बमुश्किल अपनी मतवारा आंखें खोली। रात भर रोने से सर भारी हो रहा था। बेड पर तकिया उछाल कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। क्या करूं, सबको बता दूं? मगर घर मेहमानों से भरा पड़ा। 100 अफसाने बन जाएंगे। मम्मा पापा तक बात पहुंचेगी तो वो हर्ट होंगे, टूट जाएंगे। एक ही रात में मेरा रिश्ता टूट जाएगा और फिर मैं भी तो इससे मोहब्बत करती हूँ। अपनी मोहब्बत के बारे में सोचते इसकी आंखें नम हो गई। वो अपने दराज करली बालों को ड्रायर कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। गुड मॉर्निंग। दरवाजे पर लुबना को देखकर इसने विश से विश किया। गुड मॉर्निंग जान। इसने आगे बढ़कर इसके गाल पर प्यार किया। इसकी जांचती नज़रों से घबराकर अपने आप में सिमट गई। हमीर नहीं जागा भी? नहीं, इसने जवाब दिया। तो इसे जगा दो, तुम्हारे घर से फ़ोन आया, अभी वो लोग नाश्ता लेकर आने वाले हैं। जी, इसने सर हिला दिया। और सुनो, ज़रा रोमांटिक तरीके से उठाना। हो सकता है साहब इस तरह कुछ जल्दी उठ जाए, वरना आधा घंटा लगाते हैं उठने में। वो शरारत से बोली तो वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ी और जाकर इसके पाँव का अंगूठा हिलाया। इसने कसमसा कर करवट बदल ली। वो इसके सहारे जाकर खड़ी होगी। हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर हटा लिया। साइड ड्रा पर रखे अलार्म क्लॉक पर नज़र पड़ी। वो उठाकर इसने अलार्म ऑन किया और इसके कान से लगा दिया। क्या मुसीबत है तुम्हें? वो इसके हाथ से क्लॉक छीनकर साइड ड्रा पर पटकते हुए धाड़ा और वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। लुबना आपी ने कहा मैं आपको जगा दूं, मम्मा पापा आने वाले नाश्ता लेकर। तो क्या करूं? जाकर इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जो गेट पर। वो दोबारा लेटते हुए बोला, देखिए आप इस तरह सोते रहेंगे तो मम्मा पापा क्या सोचेंगे? प्लीज़ जाकर तैयार हो जाए। वो मिन्नत से बोली। वो जो चाहे सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने कंबल मुंह पर तान लिया। पर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती वो यहाँ आए और इन्हें कुछ भी भनक लगे। वो भड़क उठी। इस पर कोई असर नहीं हुआ था। इसने एक बार फिर अलार्म क्लॉक ऑन करके इसके कान से लगा दिया। नतीजा हंसपे तोका था। वो तनतनाता हुआ उठा और गुस्से से इसे घूरता हुआ बाथरूम की जाने पड़ गया। वो गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठी और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अच्छा बखड़ा सा आना पसंद किसी और को करता तो बाकी ना धमकियों से डरता। एडे तो आग करन दी धमकी तो डर गया। कर लेता अपनी मर्जी जो करनी थी तो फिर उसके साथ शादी कर लेता है। किसी और की ज़िंदगी की बर्बाद की। डंगर जिया। शुक्र था कि मामा पापा को कुछ अंदाज़ा ना हुआ। हालांकि मामा से गले मिलते पप्पा का दिल चाहा कि अम्मा से सब कुछ कह दे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर काबू पाया। वैसे और हमेर को डिनर पर इनवाइट करके गए थे। वो ड्राइंग रूम में सबके दरमियान बैठी थी जब आनिया भाभी ने इसे सफ़ीना बेगम के बुलावे की इतला दी। वो उठकर इनके कमरे की तरफ चली है। इसके सलाम करने पर जवाब देते हुए इन्होंने इसे बैठने का इशारा किया। इसके बैठने पर वो बगौर इसे देखने लगी। देखते हुए बोली, हमीर ने तुमसे कुछ कहा? इसने इस बात में सर हिला दिया। इन्होंने गहरी सांस लेकर इसे देखा और उसके करीब चली है। आहिस्ती से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हारे जहन में कई सवाल होंगे कि हमीर जब किसी और को चाहता था तो हमने इसकी शादी तुमसे क्यों की, है ना? इसने कोई जवाब ना दिया। अनीता यज़दानी हमारे ख़ानदान से मेल नहीं खाती। हम हाई सोसाइटी में मूव कर दे फिर भी अपनी अखलाकियात नहीं भूले। वो एक सुपर मॉडल बाप एक करप्ट ब्यूरोक्रेट। हमारे सोशल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। हमारी दुनिया अपने शौहर बच्चे और घर के गिर्द घूमती है और इस लड़की की रैंप और क्लब्स में। मैं और हैदर नहीं चाहते थे कि हमारा घर भी किसी क्लब या रैंप में तब्दील हो जाए। वो हमारे घर के लिए मिसफिट थी। मैंने तुम्हें हमीर के लिए मुंतखब किया क्योंकि तुम खूबसूरत, एजुकेटेड और समझदार लड़की हो। तुम्हें हमीर से मोहब्बत भी है। इसकी आखिरी बात पर इसने चौंक कर इन्हें देखा। तुम हैरान हो कि मुझे कैसे पता? वो मुस्कुराई। चंद माह पहले अर्शीन और वहाज की वेडिंग एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हारा मुशाहिदा किया। जब भी मुझ पर इश्कार हुआ कि तुम्हें हमीर पसंद है। हमीर अनीता से मोहब्बत करते हो सकता है वो इनके लिए बदल जाती। वो बोली, नहीं वफ़ा, वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखती है वहाँ सिर्फ फ़ायदे को मद्देनज़र रखा जाता है। हमीर में फ़ायदा नज़र आ रहा था तो वो इसके साथ है। इससे मिलकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो ना तो वो बुखारी हाउस की बहू बनने के लायक और ना हमीर की बीवी बनने के। वो सिर्फ एक मॉडल ही रहे तो अच्छा है।
مگر ان کے دل میں تو وہی ہے، وہ یاسیت سے بولی۔ اس کے دل میں صرف تم ہوگی، اتنا مجھے یقین ہے، وہ یقین لہجے میں بولی۔ اسے اپنا آپ محسوس کرو، اسے جتاؤ کہ تم اس کی بیوی ہو، تھوڑا پیار نچھاور کرو، تم بہت پیاری ہو، دیکھنا وہ کیسے قابو میں آتا ہے۔ وہ مانی خیری سے بولی تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی حمید دروازہ نوک کرتا ہے کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا ایسا ہی اپنے کو سدھاریا نہیں گیا پتر تے ہن نہ انہوں کہہ رہی کہ تو انہوں سیٹ کر۔ آپ نے بلایا تھا؟ وفا کو نظر انداز کرتا وہ ان سے مخاطب ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے وفا، تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے جواب دے کر وفا سے مخاطب ہوئی تو ساری لتی کمرے سے نکل گئی۔ جا کر تیار ہو جاؤ، وفا کے ممی پاپا نے تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ تحقمانہ لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، اور میرے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ سلگ گیا۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا آرڈر ہے، رسم تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اور وفا کو ناشتے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتے، پر تمہارے ڈیڈ نے تمہارا موڈ دیکھتے ہوئے ان سے صرف ڈنر رکھنے کے لیے کہا۔ ہمارے سمدیانے کے سامنے ہماری عزت دو کوڑی کی نہ کرو اور جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ تم جانتے ہو اپنے ڈیڈ کو۔ وہ تل ملاتا ہوا جانے کے لیے مڑ گیا۔ اور ہاں، اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھنا۔ پیچھے سے ان کی آواز پر وہ مزید سلگ گیا۔ جانے اور ساڑا پا دیتا انہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وفا تیار ہو رہی تھی، اسے نظر انداز کرتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ چوڑیاں پہنتے ہوئے وفا اسے رسالے کی ورکردانی کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ رسالے کی ورکردانی ایسے کر رہا تھا جیسے دنیا کا سب سے ضروری کام ہو۔ 6:30 بج رہے تھے اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے، وہ اس سے مخاطب ہوئی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مام پاپا نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، وہ قریب جا کر کھڑی ہوئی اور اسے یاد دلایا۔ یہاں کھڑی ہو کر میرے دماغ میں چاٹو، ابھی ڈنر ٹائم نہیں ہوا۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا ہم وقت کے وقت جاتے اچھے لگیں گے؟ وہ روحانسی ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مام پاپا آپ سے ملنا چاہتے، ڈنر تو بس مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے، وہ کوئی ننھا بچہ تو نہیں تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا نہ ہو، پہلے مجھے دیکھا نہ ہو، وہ تمسکرانہ لہجے میں بولا۔ تب کی بات اور تھی، اب آپ داماد ہو۔ وہ زچ ہو گئی، اسے لگا وہ پتھر سے سر پھوڑی ہے۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ 7 بج رہے تھے، وفا کے فون پر بیپ ہوئی۔ جی بس تھوڑی دیر میں پہنچ ہی رہے ہیں، اس نے ماما کی بات کا جواب دیا۔ ماما پوچھ رہی تھی کہ کب تک پہنچ رہے ہیں، وہ سیل آف کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ 9 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ وہ سلگ اٹھی مگر بولی کچھ نہیں، کہ جانتی تھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ رسالہ چھوڑ کر لیپ ٹاپ پر مگن تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وفا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا کھانے کے ٹائم جانے کا پروگرام ہے؟ سفینہ بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ حمید تم تیار نہیں ہوئے اب تک بیٹا؟ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولی۔ ڈنر ٹائم نہیں ہوا ابھی، اس نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ تو کہ تم صرف کھانا کھانے جاؤ گے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے وفا کے سامنے ڈانٹے، اس لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھینکس ماما، وہ بولی۔ میک اپ درست کر لو، کاجل پھیل گیا، وہ جاتے ہوئے بولی اور وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ وہ پرفیوم سپرے کر رہی تھی جب وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتی وفا نے نظر چڑھائی۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں، گلے میں ٹاول لٹکائے وہ یوں ہی چلا آیا تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈال کر وہ چونک گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلو اور گرین کنٹراسٹ کی بنارسی جارجٹ کی ساڑی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ کمر سے نیچے جاتے ڈارک براؤن ہلکے ہلکے کرلی چمکدار بال جنہیں اس نے پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا، شہد رنگ آنکھیں جن میں کاجل نمایاں ہو رہا تھا، خوبصورت تراشیدہ لب وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہ جانے کیوں سر جھکائے پرفیوم کی بوتل تھامے جم سی گئی۔ کیا تم جانا پسند کرو گی تاکہ میں تیار ہو سکوں؟ وہ تولیے سے بال رگڑتا وہ بولا۔ پرفیوم کی بوتل رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ لیٹ پہنچنے پر وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اوپر سے حمید کا لیے انداز سے حواس پاختہ کر رہا تھا۔ رحمان صاحب وفا سے بولے، بیٹا حمید کو گھر دکھاؤ، میں ذرا اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ جی۔ وفا کھڑی ہوگی اور اس کی تقلید میں وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر آپ اپنی اسٹڈی کی جان مت چھوڑیے گا، سائرہ کھلس گئی۔ بھئی آپ جانتی تو ہے، ہم کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں مگر کتابیں نہیں، تو پھر کیوں جلدی رہتی ہے؟ وہ کہہ لگا کر بولے۔ میں تمہارا گھر دیکھنے نہیں آیا۔ وفا اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی جب وہ بیزاری سے بولا۔ جانتی ہوں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا سے سیاہ جلد والی ڈائری نکالی اور اس سے بولی، اسٹڈی میں چلتے ہیں۔ وہ اسی لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ رحمان صاحب انہیں دیکھ کر مسکرائے، حمید سے مخاطب ہوئے، دیکھ لیا بھائی ہمارا گھر؟ ایکچولی تم ہم سے بات کرنے پر آمادہ نہیں دکھ رہے تھے، ہم نے بھی سوچا کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، پھر تمہیں بور کیوں کیا جائے، اس لیے تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ بھیج دیا۔ کیوں ٹھیک کیا نا؟ وہ شرارتآمیز لہجے میں بولے۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، ایکچولی مجھے تب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات کروں، مگر یہاں تو ٹاپکس ہی ٹاپکس ہیں۔ وہ شیلف میں لگی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، تو تم بھی دیوانے ہو کتابوں کے؟ وہ خوش ہو گئے۔ جی، پاپا کی لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں میں خاصا حصہ میری لائبریری کتابوں کا بھی ہے، بلکہ میں تو آن لائن لائبریری سے بھی استفادہ کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ خیر، آن لائن لائبریری سے استفادہ تو میں جب ہی کرتا ہوں جب مجھے کسی کتاب کے ملنے کی امید نہ رہے، بھلا کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں جو مزہ وہ آن لائن لائبریری میں کا۔ بھائی وفا، تم جاؤ اور میرے لیے اسکواش بنا کر لاؤ۔ وہ اس سے بات کرتے کرتے وفا سے مخاطب ہوئے۔ جی۔ وہ سر لاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں رہے اور حمید نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کا رشتہ واضح ہوتا۔ وفا نے شکر ادا کیا۔
आज वलीमा था और मेहमानों को वेलकम करने गेट पर मौजूद था। तकरीबन सभी गेस्ट आ गए थे। असूलन तो इसे स्टेज पर वफ़ा के साथ पास चले जाना चाहिए था, मगर वो बेजार से इधर उधर घूम रहा था। सेल बीप देने लगा। अनीता की कॉल थी। वो निस्बतन तारीख गोशे में है। हेलो स्वीट हार्ट, इसने कॉल रिसीव की। हमीर आज तुम्हारा रिसेप्शन है और मेरे बजाय वो वफ़ा तुम्हारे साथ है, वो बड़ी बेताबी से बोल रही थी। रिलैक्स यार, तुम जानती तो सब कुछ, फिर क्या हुआ? हमीर, तुमने कहा था तुम बस मेरे हो। मैंने आज पेपर में तुम्हारी और इसकी तस्वीरें देखी, वो बहुत खूबसूरत है ना हमीर? इसके लहजे में खौफ बोल रहा था। रिलैक्स यार, जस्ट रिलैक्स। वो खूबसूरत है तो क्या हुआ? वो अनीता तो नहीं है ना? मुझे अपना वादा याद है। बात करते करते इसने गले में पड़ा हार उतार कर दख्त पर उछाल दिया। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? वो रो रही थी। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे जानती हो, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तकरीबन आधे घंटे तक वो इसे तसल्ली देता रहा। इसे ये भी ख्याल ना रहा कि अगर इसे किसी ससुराली ने सुन लिया तो क्या होगा। कहाँ चला गया वो स्टूपिड उल्लू का पट्ठा? हैदर साहब तैश के आलम में उमैर से दरियाफ्त कर रहे थे। प्लीज़ डैड, आज के दिन तो इस पर गुस्सा ना करें। उमैर मुल्तजी लहजे में बोलते हुए इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखने लगा, जो इनके इस तरह बोलने पर चौंक के देखने लगे। स्टेज पर लोग मूवी और तस्वीर बनाने के लिए इसे पूछ रहे थे। इन्हें भी एहसास हो गया, इसलिए गुस्सा दबाकर बोले, वो रहा, मैं भेजता हूँ उसे। उमैर कहते हुए आगे बढ़ गए। कहाँ घूम रहे हो तुम? तुम्हारी ससुराली तस्वीरें खिंचवाने के लिए कब से ढूंढ रहे हैं। हद होती है यार। इसका बाजू पकड़ कर इन्होंने इसे स्टेज की तरफ धकेला। भाभी ने पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। अरे इतना फैल कर मत बैठो, इधर खिसको, हम कहाँ बैठेंगे? अरशीन ने इसे बिल्कुल ही वफ़ा में ठूंस दिया। वो बेजार सा बैठा था। मुंह ठीक करो, लग रहा है मार खा के आ रहे हो। अरशीन तस्वीरें खिंचवाने के लिए सामने देखते हुए बोली। अरे तुम्हारा हार कहाँ गया? अब भाभी की बारी थी। इसके करीब बैठते हुए चौंक गई। पता नहीं, वो बेजारी से बोला। है क्या खुद तुम्हारे गले से निकल कर भाग गया? इसके जवाब पर वह हैरान हुई। नहीं, मैंने उतार कर रखा था, कहीं भूल गया। हद होती है, एक हार का वज़न भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे। वलीमे के दूल्हे तो कहीं से नहीं लग रहे। क्यों? वलीमे के दूल्हे का दुम निकल आती है क्या? वो चिढ़ गया था। इस पर चारों तरफ से कह के पड़े। दूल्हा तो बड़ा हाजिर जवाब है। दूल्हे दे सड़िया शक्ल है। दूल्हा हाजिर जवाब भी तो नाल है ना, सड़ी शक्ल भी है, जड़ियाँ सड़ियाँ सुट रही हैं। जिदों नीता को छित्र पैने ना, उदों इन्हें वफा वाल आना। हैदर साहब ने हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ भेजने का प्रोग्राम बनाया। हमीर ने साफ इनकार कर दिया और इसके रवैये को देखते हुए वफ़ा ने भी मना कर दिया। वफ़ा, वो अनीता से दूर होगा तो तुम्हारी तरफ मतवज्जा होगा ना। माहौल की खूबसूरती और खूबसूरत बीवी के साथ इसे तुम्हारी तरफ मतवज्जा होने पर मजबूर करेगा। सफ़ीना वफ़ा को समझा रही थी। नहीं मामा, वो अनीता से प्यार करते हैं, इनके दिलो दिमाग पर वो काबिज़ है। ऐसे में तो मुझसे चिढ़ जाएंगे। आप डैड को मना कर दीजिए। वफ़ा के साथ हमीर के रवैये में तब्दीली आ गई थी, क्योंकि वो अब भी लाताल्लुकी था, मगर वो चाहकर भी अनीता की पॉलिसी को वफ़ा को जलील करो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगी, पर अमल नहीं कर पा रहा था। अब इसकी नरम मजाजी थी या एहसास कि इसका क्या कसूर? वो बेचारी तो इसे वैसे ही इतना कुछ सह रही थी। वफ़ा, ये तुम क्या कर रही हो? सफ़ीना किचन में दाखिल हुई। चाय बना रही हूँ मामा, क्या आप पियेंगी? वो चाय की पत्ती डालते हुए बोली। उफ़ो, मैं इसकी बात नहीं कर रही। मैं तुम्हें चूल्हे चौके के लिए नहीं लाई हूँ। तुम्हें कुछ समझाया था मैंने। हनीमून पर जाने से तुमने मना कर दिया, मगर तुम इससे कहीं बाहर जाने की ज़िद तो कर सकती हो। और ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? वो इसका बगौर जायज़ा लेते हुए बोली। वफ़ा, मैंने तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी, मगर तुम तो सब तोड़ने पर तुली हो। ठीक तो है, कपड़े अभी बदले हैं। वो अपने कपड़ों का जायज़ा लेते हुए बोली। इसने रेड और ब्लैक कलर का लॉन का प्रिंटेड सूट से इब्तन किया कर रखा था। अभी नहाई थी, इसलिए दराज करली बाल पुष्ट पर खुले छोड़ रखे थे, वरना सफ़ीना बेगम तो ने हमेशा चोटी में गूंदे देखे थे। मेरा मतलब है तैयार हो, ख़ुद को सजाओ संवारो। सॉरी मम्मा, मैं आपकी बात समझती हूँ, मगर मैं ये नहीं कर सकती। मेरी अना, मेरी खुददारी, मेरा ज़मीन मुझे ये सब करने की इजाज़त नहीं देता कि मैं ख़ुद को सजा संवार कर प्लेट में रख कर इन्हें पेश करूँ, नाजोदा से इनका दिल मोलूँ। मैं नहीं चाहती कि वो किसी नफसानी ख्वाहिश के ज़रिए से मेरी तरफ बढ़े। मुझे इनके दिल में जगह चाहिए, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं ख़ुद को खुश नसीब समझूंगी। वो इनकी बात काट कर बोली। तुम अना और ज़मीन के चक्कर में पड़ी रहना, तुम्हारा घर टूट जाएगा। मेरा घर बना ही कब है? वो तलखी से बोलते हुए कप उठाकर बाहर निकल गई। बात तो सही है वफ़ा दी, घर बने कि तो जो टूटेगा है। सही है, 24-25 साल में अपने बेटे को खुद नहीं सुधार सकी तो इनकी है कि 24-25 दिन में आके नवी कुड़ी आके सवार देवे इन्हों के पुत्र। शादी को एक माह गुजर चुका था, मगर हमीर को देखकर लगता कि इसे शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही फ़ोन पर बातें मिलना, इससे तो ये भी परवाह नहीं थी कि कुछ दूर से लेटी बहुत सुन रही होगी तो इस पर क्या गुजरी होगी। वो अंदर ही अंदर जलती कुटती रहती, अपनी बेबसी पर रो देती। कभी मम्मा की बातों पर गौर करती, मगर खुद को आमादा नहीं कर पाती थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? वो लॉन में बैठी सोच रही थी। वफ़ा, इसने सर उठाकर देखा। अर्शीन अपने पोर्शन की तरफ खड़ी हाथ वेव कर रही थी। इसने भी हाथ हिला दिया। वो जल्दी से वसी और इस लॉन फलांगती इसके सामने थी। पीछे वहाज भी चले। आहिस्ता चला करो यार, डॉक्टर ने कहा भी है। वहाज बोले। डॉक्टर?
आपकी तबीयत ख़राब है क्या? वो फ़िक्रमंदी से बोली। अरे नहीं यार, शादीशुदा हो गई हूँ, बस समझ जाओ ना। समझ जाऊँ मगर क्या? वो नासमझी से अरशीन के सुर्ख होते और फहाज के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए बोली। ओह, फिर जैसे इसकी समझ में आया, मुबारक हो। वो अरशीन के गले लगी। अरे तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? इसने पूछा। कुछ नहीं, बस यूँ ही। वो टाल गई। चलो फिर तुम हमारे साथ चलो, हम पहले शॉपिंग करेंगे फिर डिनर। इसने इसे भी अपने प्रोग्राम में फटाफट शामिल कर लिया। अरे नहीं अपी, आप लोग जाएं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं। वो आज को देखते हुए बोली, जिनका मुंह वफ़ा को प्रोग्राम में शामिल करने पर उतर गया था। वैसे भी हमीर आते ही होंगे, हमें भी डिनर पर जाना है। अच्छा तो फिर तुम तैयार हो जो, इसने कहा है तो फिर वो आता ही होगा। यू नो वफ़ा वो वादे का पक्का है, इनकी तरह नहीं कि भूल गया। वो वहाज को देखते हुए बोली। ओके अब आप चाहिए। यहाँ खड़े खड़े वहाज भाई का चेहरा उतर गया। वो मुस्कुराते हुए बोली तो वहाज भी मुस्कुरा दिए। ओके बाय। अरशीन जाने के लिए मुड़ी तो वहाज ज़रा से झुककर बोले, थैंक्स वफ़ा। अब मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ वहाज भाई, कोई मेरे और मेरे शौहर के बीच में हड्डी बनने की कोशिश करेगा तो मुझे ज़रा पसंद नहीं आएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। अब आ भी जाएँ। कुछ दूर रुककर अरशीन ने इन्हें पुकारा तो वह हाथ हिलाते वापस मुड़ गए। वापस बैठकर इन्हें एक साथ कदम बढ़ाता हुआ देखने लगी। काश इसके दिल से निकला। वो जानती थी वो अनीता के साथ अलहमरा हॉल में होने वाली एग्जीबिशन में गया होगा। वो रात इसके प्रोग्राम के बारे में सुन चुकी थी। इसने वापस आसमान पर निगाहें जमा दी। परिंदे अपने आशियाने में लौट रहे थे। दरख्तों पर एक शोर मचा हुआ था। सूरज डूबते सूरज की नारंगी रंग बिखेरती किरणों में वो उदास शाम का एक मंजर लग रही थी। मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। नाश्ता हो रहा था। इसकी बात पर सभी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। देखिए, मैंने आप लोग के कहने पर वफ़ा से शादी करी तो आपको भी चाहिए कि मेरी खुशी का ख्याल करें। मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। इसने धमाका किया था। वफ़ा को लगा इसके पर खच्चे उड़ गए। हैदर बुहारी ने धुआं होते वफ़ा के चेहरे को देखा और फिर एक सर्द सी निगाह सफ़ीना बेगम पर डाली, जो अब तक इन्हें सब ठीक है का सिग्नल देती आई थी। इन्होंने लब फेंच कर कुछ देर अपने इश्तिहार पर काबू पार, फिर बोले, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। जी नहीं, मुझे याद है। सब पर धमाका करके वो इत्मीनान से जूस के घूंट भर रहा था। तो फिर तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में दूसरी शादी की रवायत नहीं। ख़ानदान में ना सही मज़हब में तो है, 2 नहीं 4 की इजाज़त है। वो निडर अंदाज में इनकी आंखों में आंखें डालकर बोला। मज़हब को बीच में मस घसीटो। आहो मर्दां ने ऐसे मामलात मज़हब याद आई जाता। डंगर जे दूसरी 4 शादियां वाली बड़ा मज़हब याद आता तो जी एक बीवी लिया के रखी ओहदे हकूक पूरे करने लगे मज़हब नहीं याद आता। बहरहाल मैं अनीता से शादी का फ़ैसला कर चुका हूँ। बेहतर है कि आप मुझे बाखुशी इजाज़त दे दें। वो चेयर धकेल कर खड़ा हो गया। हैदर बुखारी इसके अंदाज पर दंग रह गए। इनके ख्याल में वफ़ा से शादी के बाद अनीता का चैप्टर क्लोज हो चुका था। वो सफ़ीना बेगम को खुशमगी नज़रों से घूरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सफ़ीना भी इनके पीछे लपकी। ये तरबियत की तुमने अपनी औलाद की। वो गुस्से से टहलते हुए सफ़ीना पर बरस पड़े, जबकि वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब से हमीर ने अनीता का नाम लिया था, अक्सर इनकी तरबियत को इल्ज़ाम दिया जाता था। आज इसका अंदाज़ देखा तुमने, किस तरह बात की इसने मुझसे। जब इसने हनीमून पर जाने से इनकार किया था, मुझे तभी समझ आना चाहिए था, मगर नहीं, तुमने पर्दा डाल दिया इसके इनकार पर। ये कहकर कि आप तो जानते हैं वो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करे, इसे अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये तुम दोनों माँ बेटे की मिली भगत है। मैं जब ही इसके इनकार को समझ जाता तो सीधा कर देता। आज इसके ये कहने की नौबत ना आती। सफ़ीना बेगम, तुम्हें अपने बेटे का साथ देते हुए एक पल के लिए इस बच्ची का ख्याल नहीं आया? क्या गुजरी होगी इस पर? ना जाने कब से बर्दाश्त करी है वो। इन्हें भी लपेट में ले लिया। खुदा के लिए हैदर, मैं क्यों इसका साथ दूंगी? अगर मुझे साथ देना होता तो शादी से पहले देती, क्यों वफ़ा को बहू बना कर लाती? वो जल्दी से आगे बढ़कर बोली। तो फिर तुमने क्यों की इसकी पर्दादारी? वो रुक कर इन्हें घूरते हुए बोले। वो मुझे लगा आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब इस पर ज़बरदस्ती की तो बदजन हो जाएगा। अब इसकी इनकी काटदार नज़रों से खाइफ हुई थी। हो गया सब ठीक। वो तीखे लहजे में बोलते हुए मुड़े। इससे कह देना कि अगर इसे इस लड़की से शादी करनी है तो मेरे मरने का इंतज़ार करे। वो कोट उठाकर बाहर निकल गए। जी अम्मी ने पर्दे पाए ना विच, एक तो जी अम्मी है जो पर्दे डालती हैं तो फिर बाद विच भुगतदियां भी हैं, लेकिन उन्हें एंदे पर्दा पाने का बहुता भुगतना वफ़ा नूं पैना। वैसे पता भी चल जाता तो डंगर तो हमीर ही है, उहदे प्यो ने क्यों उखाड़ लड़ा सी। हमीर का लहजा, इसका अंदाज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मुसलसल इसे सोच रहे थे और हैरान थे। सभी बच्चों पर इनका रौब था, मगर हमीर तो इनसे खासा मरूब था। वो इनके सामने सर नहीं उठा पाता था, कजा आंखों में आंखें डालता। वो इनके डिसीजन पर राज़ी ना भी होता तो भी खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं कर पाता था। अनीता के मामले में वो डटा था, मगर इनके आग करने की धमकी पर ही सही मज़ाहमत भी ख़त्म हो गई थी। इसे एहसास हो गया कि इनके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो अब एनी प्रॉब्लम चाचू? वलीद इनसे प्रोजेक्ट फाइल डिस्कस कर रहे थे, मगर वो सोचों में गर्क थे। हाँ, वो चौंके।
کوئی پرابلم ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا. نہیں بس بھائی صاحب کی طبیعت کے بارے میں سوچ رہا تھا. انہوں نے بات بنائی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ چاچو, ڈیڈ اب بالکل ٹھیک ہے, 2-4 دن میں آفس جوائن کر لیں گے. وہ بولے اوکے تم جاؤ وجاہت سے ہی فائل ڈسکس کر لو اور حمید کے پی اے کو بھیج دو. اوکے. وہ سر ہلاتے کھڑے ہو گئے. یس سر. تھوڑی دیر بعد بھی پی اے سامنے تھا. حمید کہاں ہے؟ انہوں نے خاصے مصروف انداز میں پوچھا. وہ سر. وہ گھبرا گیا. یس. انہوں نے چشمے کے اوپر سے گھورا. وہ مس انیتا یزدانی کے ساتھ لنچ پر گئے. وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا. او. ان کے ماتھے پر پل پڑ گئے. سٹ. انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. مسٹر حمید بخاری کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے بیٹھتے انہوں نے سوال کیا. وہ سر کے انڈسٹریز کا پروجیکٹ, میں اس پروجیکٹ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اس کی بات کاٹ کر بولے. بالکل سچ بتانا, اگر ذرا بھی جھوٹ ہوا تو تم اگلے دن ہی فارغ کر دی جاؤ گے. از اٹ کلیئر؟ یس سر. اوکے ناؤ ٹیل می. وہ سر ایسا لگتا ہے وہ بخاری گروپ آف انڈسٹریز چھوڑنے کی تیاری کریں. واٹ؟ انہیں دھچکا لگا. سر انہوں نے یو کے اور کینیڈا کی کئی کمپنیز میں اپلائی کیا جاب کے لیے. وہاں سے انہیں پازیٹیو رسپانس کی امید ہے. وہ سن سے ہو کے سے جانے کا اشارہ کر کے انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا تھام لیا. ویسے پھنسے تو بیچارہ پیے جو حمید نو پتہ لگ جاوے تے او حمید نو نوکری تو کڈن دی دھمکی دے تے جے نہ دسے بیچارہ تے ابا جی کڈ کے سٹن باہر. وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی سے لیپ ٹاپ پر مگن دیکھ رہی تھی. کبھی کبھی ابھرتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے اسے پتہ چل گیا کہ وہ انیتا سے چیٹنگ کر رہا ہے. صبح سے گھر میں تناؤ کی کیفیت تھی مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. دن بھر روتے رہنے کے بعد بڑی مشکل سے فیصلہ کر پائی تھی. کافی دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تو اس کے قریب جا کھڑی ہوئی. وہ ہتھیلی سے آنکھیں مسل رہا تھا. اس طرح آنکھیں نہیں مسلنی چاہیے. وہ بولی. اسے نظر انداز کر کے اس نے لیپ ٹاپ سائڈ ڈرا پر رکھا. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ کچھ نہیں بولا مگر وہ اس کے فیصلہ سننے کا منتظر تھا. وہ بیڈ پر بیٹھ کے چند ثانیے سے تکتی رہی. پھر بولی. آپ انیتا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں آپ کا ساتھ دوں گی. واٹ؟ وہ اچھلا تھا. یہ سننے کی سے 1% بھی امید نہیں تھی. میں مام ڈیڈ کو راضی کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گی. اس نے دوبارہ دہرایا. کیا واقعی؟ ہاں. اس نے سر ہلایا. مگر تم یہ کیوں؟ میرا مطلب تم کیوں میرا ساتھ دو گی؟ وہ الجھا. کیا آپ چاہتے نہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی. آف کورس یو نو واٹ, میں خود مام ڈیڈ کو ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا مگر وہ لوگ ہیں کہ راضی نہیں ہوتے. مگر تم میرا ساتھ دو گے تو انہیں منانے میں آسانی لگی کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اس نے یہ بات دوسرے پرائے میں کہی تھی. وہ خاموشی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی. سوری وفا, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان تو تمہارا ہی ہو رہا ہے. اسے خیال ہے شاید نصیب میں یہی لکھا تھا. وہ کھڑی ہوگی. نصیب بھی عجیب چیز ہے. جو نہیں چاہیے ہوتا وہ بن مانگے مل جاتا اور جو چاہیے ہوتا ہے وہ لاکھ مانگنے پر بھی نہیں ملتا. وہ یاسیت سے دیکھتی ہوئی مڑی. ڈیڈ. وفا نے ناشتہ کرتے حیدر صاحب کو پکارا. بولو بیٹا. وہ اس سے کچھ شرمندہ تھے. مجھے لگتا ہے آپ کو حمید کی بات مان لینی چاہیے اور اب تم اسے آگے لے آئے ہو. یہ چال ہے تمہاری. وہ شدید تیش کے عالم میں حمید سے مخاطب ہوئے. ان کا روئے سخن اس کی طرف مڑتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی. نہیں ڈیڈ, انہوں نے مجھے نہیں کچھ نہیں کہا. مجھے ان کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں. اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ ہمیں کیا بات مان لینی چاہیے اور کیا نہیں. وہ کھڑے ہو گئے. کل بیٹے نے ناشتہ حرام کر دیا بہو نے. ڈیڈ پلیز آپ ناشتہ کیجیے. وہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے. اس نے سفینہ بیگم پر نظر ڈالی جو گمسم سی بیٹھی تھی. حمید تمہیں کیا ملے گا گھر کا چین اور سکون غارت کر کے؟ وہ ہاتھوں میں سر گرائے بولی. میں نے کیا کیا؟ دوسری شادی کوئی جرم نہیں ہے اور اب تو آپ کی بہو بھی راضی ہے تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ کھڑا ہو گیا. ماما نے اسے کافی کچھ سنایا تھا. وہ چپ چاپ سنتی رہی. حمید نے آفس سے آتے ہی سوال کیا. تمہاری بات ہوئی مام سے؟ نہیں لیکن مجھے کافی کچھ سنایا انہوں نے. وہ نفی میں سر لاتے ہوئے بولی. تھوڑا ٹائم تو لگے گا میرے خیال میں. فی الحال چپ ہو جانا چاہیے. 2 دن میں پھر بات چھیڑوں گی. وہ مزید بولی. اوکے جو چاہے جیسے چاہے کرو مگر انہیں منا دو. تم جو چاہو گی میں تمہیں وہ دوں گا. آئی پرومس. جو مجھے چاہیے وہ شاید آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں کیونکہ دل پر کسی کا قابو نہیں ہوتا. اس نے یاسیت سے سوچا. اینی وے ہائی آئی ایم وفا. کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ وہ مسکرا رہی تھی. اس نے کچھ حیرت سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا. میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں, آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے اسے اکسایا. حمید بخاری. اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا. گڈ. اب فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہم بہتر طور پر ڈسکشن کر سکیں گے. اس نے ہاتھ ہلایا تھا. شیور وائی ناٹ. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس بات پر چائے لاتی ہوں. وہ مسکراتی ہوئی جانے کو مڑی. چائے پیتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی کہ کیسے انہیں منایا جائے. دور فٹ ہے منہ تیرے تے. اپنا بندہ قائل کرن دی بجائے بڑے ساس سورا قائل کرے کہ جو بندے کا دوجا بیاہ کر دو. ایڈی تو اچھا ایڈی دیوی وفا دیوی. مجھے ایسی ایکسٹرا آرڈنری ہیروئنس نہیں پسند جو ایکسٹرا اچھی ہوتی ہیں. ایکسٹرا اچھے لوگوں کا دنیا میں کوئی حق نہیں ہے. ان کو ایک کی فیر مار کے سیدھا پہنچا دینا چاہیے اللہ کے پاس. بچوں کی چھٹیاں پڑ چکی تھی. آنیا اور میں اپنے بچوں ہانیہ اور حنان کے ساتھ آج ہی بخاری ہاؤس پہنچے تھے. بچوں کی شرارت اور باتوں سے تناؤ کی کیفیت ختم ہو گئی تھی.
सफीना बेगम ने उमैर और आनिया को सूरत-ए-हाल बताई। दोनों ही उछल पड़े। ये क्या कर रही है मम्मा, आप हमीद दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं, मगर क्यों? इस डायन ने अब तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो जलकर बोली। इन्होंने मुख्तसर पूरी बात बताई। हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। उमैर बोले। तुम्हें कैसे पता चलता? 5 साल चक्कर चलता रहा, हमें पता नहीं चला। बताया भी इसने जब जब मैंने इसकी शादी के लिए वफ़ा का नाम लिया। अगर मैंने अनीता से शादी कर ली तो बहुत बुरा होगा वफ़ा के साथ। हमीर को इसके बारे में तो सोचना चाहिए। आनिया अफसोस भरे लहजे में बोली। हमीर की छोड़ो, वो इस लड़की को तो खुद अपनी कोई फ़िक्र नहीं, पागल हो गई है वो, खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है। वो नाराज़गी से गोया भी। वफ़ा से बात करनी पड़ेगी, क्यों अपने पीछे हाथ धोकर पड़ी? आनिया बोली। दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। कम इन। हैदर बुखारी किताब के वर्क उलटते हुए बोले। आपकी कॉफ़ी डैड? वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए बोली। इन्होंने चौंक कर सर उठाकर इसे देखा, फिर बोले थैंक्स। वो जाने के बजाय इनके सामने चेयर घसीट कर बैठ गई। कोई किताब चाहिए? वो यूं ही किताब पर नज़र जमाए बोले। नहीं आपसे कुछ बात करनी थी। वो नज़र झुकाए बोली। अगर हमीर के बारे में है तो तुम जा सकती हो। इन्होंने कॉफ़ी का घूंट बढ़ा। प्लीज़ डैड, मेरी बात तो सुन लीजिए। वो मलतजी लहजे में बोली। ओके। इन्होंने गहरी सांस भरी। वो सर झुकाकर बात करने के लिए अल्फाज ढूंढने लगी। जो सोचती आई थी वो सब उड़ गया। आप हमीर की खुशी के लिए राज़ी क्यों नहीं हो जाते? इसने आगाज़ किया। क्योंकि हमीर की खुशी मेरी खुशी नहीं है। इनके कोरे जवाब पर इसकी हिम्मत टूटी। ऐसे कैसे डैड? औलाद की खुशी में तो माँ बाप की खुशी पोशीदा होती है। वो कमज़ोर से लहजे में बोली। हमीर की खुशियों का ख्याल था जब ही तुम्हें इसके लिए मुंतखब किया था। वो लड़की से खुश नहीं रख सकती। बच्चे की ज़िद अगर अंगारों से खेलने की, तो माँ बाप इसकी खुशी के लिए अंगारे तो हाथ में नहीं देंगे ना। तुम ऐसे ही समझ लो कि हमीर अंगारा मांग रहा है जिसकी ज़िंदगी को जलाकर राख कर देगा। इन्होंने इसे समझाने की कोशिश की। डैड, हो सकता है आपकी सोच गलत हो। हमीर इससे 5 साल से मोहब्बत करते हैं। 5 साल बहुत होते हैं किसी को मोहब्बत को जानने के लिए। यकीन वो भी इनसे ऐसी मोहब्बत करती होगी। इसे लग रहा था वो हमीर की बेहतर वकील साबित नहीं हो सकती। तुम जानती हो वफ़ा, इस लड़की का बाप एक करप्ट ब्यूरोक्रेट है। दोनों हाथों से मुल्की ख़जाने को लूटा है और लूट रहा है। वो लड़की एक मॉडल है। इन लोगों के प्रोफेशन और इमेज की बड़ी फ़िक्र होती है। हमीर बेहतर है, शहर के मशहूर सन्नतकार का बेटा है। इसका रुतबा, दौलत, स्मार्टनेस सब कुछ है हमीर के पास। लेकिन जब कल कोई इससे बेहतर मिलेगा, वो हमीर को छोड़ देगी। और मैं एक मॉडल को अपनी बहू नहीं बना सकता, और अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर डैड, इसने कुछ बोलना चाहा, मगर इन्होंने हाथ खड़ा करके इसे रोक दिया। अब तुम जाओ, इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वफ़ा हमारी फेवर में है। वो डैड से बात करने गई है। अनीता की कॉल रिसीव करते हुए बोला। तुम्हें इस पर भरोसा है? इसने पूछा। ये क्या बात हुई? सोच लो, कहीं वो तुम्हारे मॉम डैड को मेरे खिलाफ मज़ीद भड़काकर अपनी राह ना हमवार कर रही हो। वो बोली। ये क्या बकवास है? इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं। इसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मॉम डैड तो पहले इसकी साइड है। मगर वो इनसे हमारे लिए इख्तलाफ कर रही है। वो बिगड़ गया। ओके, तुम्हें इस पर भरोसा है तो ठीक है, मगर मुझे भरोसा करने में टाइम लगेगा। इसे भी अंदाज़ा हुआ कि वह नाराज़ हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मॉम डैड इसकी बात पर राज़ी हो इसके बात करने पर राज़ी हो जाएंगे? इसने पूछा। हाँ। और अगर ना हुए तो भी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वो कतियत से बोला। काश ये डिसीजन तुम पहले ले लेते। तुम्हारी शादी ना होती हमीर, तुम्हें वफ़ा को डाइवोर्स देनी पड़ेगी। एक भरपूर खुशियों भरी ज़िंदगी पर इसका भी हक है। मैं चाहूँगा कि वो एक मुतमिन ज़िंदगी गुजारे। हम खुद इसके लिए एक बेहतरीन लड़का ढूंढेंगे जो इसे खुशी फराहम कर सके। यू नो अनीता, शी इज़ अ नाइस गर्ल। वो इसकी बात से मुत्तफिक हुआ। ठीक है, अगर वफ़ा के लिए लड़का ढूंढने वाली बात इसे नागवार गुजरी थी, मगर हमीर के इसे डाइवोर्स देने पर मुत्तफिक होते से वो मुतमईन हो गई थी। दरवाजे की नोब घुमाते हुए वफ़ा ने इसकी डाइवोर्स से लड़का ढूंढने वाली बात सुनी और अपनी जगह सुन सी हो गई। फिर वो वापस मुड़ी और भागकर बैरूनी सीढ़ियों पर जाकर बैठ के घुटनों में मुंह छुपाए हुए बेआवाज़ रो दी। जिसम हौले हौले कांप रहा था। अजीब नहज पर पहुंच गई थी इसकी ज़िंदगी। शायद वो दुनिया का पहला शौहर था जो खुद अपनी बीवी के लिए दूसरा शौहर ढूंढने की बात कर रहा था। शर्मिंदगी से इसकी पेशानी अरक आलूद हो रही थी। अब वो रोते रोते थकने लगी थी, मगर आंसू थे कि अब भी पाड़ फलांगते उमटे चले आ रहे थे। हाथ की पूछते आंसू साफ करते वो उठ खड़ी हुई कमरे में चली गई। लाइट्स ऑन थी, मगर महवे ख्वाब था। इसने वार्डरोब से स्याह डायरी निकाली और अपने एहसासात रकम करने लगी कि आंसू बहाकर तो जी हल्का ना हुआ था। इसको कहते हैं, एक होता है बगैरत, एक होता है महा बगैरत आदमी। ते आ जरा बगैरत आदमी अपनी बीवी आस्ते बंदा लभ रहा। दौर फिटे मुँह तेरे ते हमीर। वो लॉन में बैठी थी। आनिया भी वहीं चली गई। वफ़ा, इसने इनके कंधे पर हाथ रखा तो इसने चौंक कर इसे देखा। अरे भाभी, आप आइए ना, बैठिए। कल से आपसे तफसीली बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बैठने ही वो बोली। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या बात है? वो तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि हमीर को कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, और हमीर ने कहा कि वो दूसरी शादी करेगा, तो तुमने इसका साथ देने की ठान ली, बजाय इसके कि तुम इसे रोको, समझाओ। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे वो तुमसे मुंसलिक ही नहीं।
वो इसे बगौर देखते हुए बोली, भाभी एक बात पूछूं? पूछो। अपने सवाल के जवाब की बजाय इसने सवाल पर कुछ उलझते हुए बोली। पूछो। अपने सवाल के जवाब की बजाय इसके सवाल पर कुछ उलझते हुए बोली। आप उमैर भाई से कितना प्यार करती हैं? इसने सवाल किया। ये कैसा सवाल है वफ़ा? उमैर मेरे शौहर और बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, इसने जवाब दिया। अगर उमैर भाई अपनी खुशी के लिए आपसे कुछ चाहें तो आप क्या करेंगी? जाहिर सी बात है इनकी खुशी पूरी करने की कोशिश करूँगी कि इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वो इसका सवाल करने का मकसद समझ चुकी थी, इसलिए मज़ीद बोली, मगर इसका ये मतलब नहीं अगर उमैर दूसरी शादी करना चाहेंगे तो मैंने इजाज़त दे दूँगी। उमैर की खुशी के साथ मुझे अपनी और अपने घर की खुशियाँ भी अजीज़ हैं। और दूसरी बात, कोई भी औरत अपने शौहर की मोहब्बत को बढ़ते नहीं देख सकती। वो इसे जताते हुए बोली, भाभी हमीर की खुशी अनीता में और इनकी खुशी में मेरी खुशी। वाइस किसे बोली, मुझे सच में हमीर की खुशी चाहिए और यह हकीकत यह है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। इनकी आंखों में नमी उमड़ आई। वफ़ा आनिया नरम पड़ के करीब होकर इसे गले लगा बाहर से लाते हुए बोली, मत थकाओ खुद को वफ़ा, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। जैसा चल रहा है चलने दो, हमीर कभी ना कभी तुम्हारे वजूद की तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम करेगा। नहीं भाभी, वो आंखें साफ करती इससे अलग हुई। मैंने इनसे वादा किया है। वो मुस्कुराई, पलकों पर मोती चमक रहे थे। आनिया से ताज्जुब और दुख से देखती रही। जी तो गाइज़, यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैं ज़रा अभी जा रही हूँ, कहीं जाना है मैंने घूमने फिरने, तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। ये इंशाल्लाह हमने 3 एपिसोड में मुका देना है, ठीक है? तो नावल कैसा लगा आपने अपने रिस्पांस भरपूर देना है। अगर आप मुझे सब नावल्स पे रिस्पांस देंगे तो मैंने अच्छे से नावल लेके आना, नहीं तो मैंने भी फिर लगे बांधे पढ़ने हैं। ये ना हो कि एक नावल पे आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया फिर आगे भाग जाए। लेकिन मुझे पता है जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे लिए आते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो हर नावल पे अपना रिस्पांस देंगे और इस नावल पे भी अपना रिस्पांस देंगे। और मुझे ये बताइएगा कि आप बाकी जो नेक्स्ट किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। मतलब लॉन्ग नावल थोड़े से पढूं या शॉर्ट पढूं? लॉन्ग इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे जितना वो अफसूने जान वाला था, वैसे नहीं होंगे। और जो मैंने इंटरेस्टिंग होंगे वही पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे ना एक नावल है माइंड में, वो मैं पढ़ना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग है। अब वो मतलब यही कोई 7-8 एपिसोड में जाएगा। अभी वैसे मैंने उसका हिसाब नहीं लगाया, लेकिन इतना में वो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं कि वो मुझे नावल स्टार्ट करना चाहिए? वो बड़ा मज़े का नावल है। अब आप लोग मुझे बताएं, वो नावल स्टार्ट करूँ या कुछ शॉर्ट भी बड़े मज़े के ढूंढे हुए हैं वो वाले स्टार्ट करूँ? आप लोग बता दीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ना नेक्स्ट डिसाइड कर लेंगे नावल। लेकिन मुझे एक आध दिन में बताइएगा। आज ही आज कल तक बता दीजिएगा, कल रात तक बता दीजिएगा ना। फिर ऐसा करेंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं ढूंढ लूँगी ये नावल और उसकी आप लोग को बता दूँगी कि कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अब मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।